नमस्कार, बक्सर में हूँ और बक्सर में अगर संघर्ष के दिनों को याद किया जाए, बक्सर में जब से संघर्ष शुरू हुआ और युवाओं ने संघर्ष किया, तब से एक शख्स लगातार संघर्ष के साथी रहे, रामजी सिंह जी। पिछली बार निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े, इस बार भी प्रत्याशाएं थी कि चुनाव लड़ेंगे और किसी दल से लड़ेंगे। संभवतः बसपा से प्रयासरत थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, या यूँ कहे टिकट इन्होंने मांगा नहीं, बहुत अंत में मांगा। अब क्या था, इन्हीं से सच्चाई जान लिया जाए। और ये अब किसके साथ है, बक्सर में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, पूरे बिहार में ही बच चुकी है, तो बक्सर का क्या माहौल रहने वाला है वो इनसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या लग रहा है? पहले तो बता दें कि हम किसी पार्टी से टिकट की अपेक्षा नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे। और बसपा वाला जहाँ तक मामला है, तो यहाँ पे कुछ लोग गए थे जनबल के बल पे टिकट लेने, तो मैंने वीडियो बना दिया, व्यंग था कहीं हम लोग टिकट ढूंढ रहे थे आप, फूलों के पेड़ों में, झाल में, गंगा जी में, सब जगह टिकट ढूंढते मिल रहे थे। टिकट वो गिर गया था मेरा, तो एक व्यंग था। तो वो बसपा का ही टिकट था या भाजपा और किसी दल का? तो सभी राजनीतिक पार्टियों पे वो एक व्यंग था। अच्छा, हाँ। और जहाँ तक बक्सर के भी वर्तमान स्थिति, तभी जानते हैं बिहार में सबसे बड़ा महापर्व है छठ। छठ महापर्व का ये मौसम है, और इस दौरान छठ के बाद ही राजनीतिक रूप से कुछ कहने लायक हम लोग हो पाएंगे। अभी तो जो जिसका समर्थक है उसी के हिसाब से, जो जिससे मैनेज हो गया है, या जातिगत रूप से जो जिसके साथ है उस हिसाब से अपने पार्टी का वो कह रहा है कि वो जीत रहे हैं। लेकिन असली जो मूवमेंट होता है वो समझ में आएगा छठ के बाद। छठ के बाद पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। एक माहौल बन जाता है कि कौन प्रभावी है, कौन 19 से कौन 20 से, इतना तो लगभग पता चल माहौल बनने लगता है। अभी सब लोग छठ में व्यस्त हैं। एक बार जनसुराज में जनसुराज भूमिका निभा चुके, हाँ। और उसके बाद फिर अब भाजपा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कयास तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि मंत्री भी बन सकते हैं। आपके यहाँ से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, आनंद मिश्रा जी, जो YPS है। कैसे देख रहे हैं? अब भाजपा से जो आए हैं, भाजपा से तो एक साधारण आदमी किसी रोड पे जो चल रहा है उसको पकड़ लीजिए और भाजपा से टिकट देकर लड़ा दीजिए, सीधे फाइट देगा। भले 1000-2000 से हार जाए, जीत जाए, वो अलग बात है। ये तो IPS ही है, वो तो विधानसभा में लोकसभा में अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती के साथ दर्ज करा चुके हैं। तो जो अगर बक्सर की बात की जाए तो बक्सर विधानसभा में अकेले उन्होंने 14,000 से ज़्यादा वोट गेन किया था, और पूरी लोकसभा में 47,000 वोट। जी। तो एक बड़ा उनका प्रभाव, हाँ, उनका कह सकते हैं, उनका अपना है। और प्रभाव क्या कहेंगे, वो IPS रहे और उनकी जो छवि रही है कि असम में कि बहुत बोल्ड रही है, तो उस हिसाब से बक्सर के युवा वर्ग में उनकी एक है, लोग पसंद करें। आम जनता में उनको लेके उत्साह है। उनके जो वोटर हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, उन लोगों में उत्साह है। लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो वो लोग अंदर से बहुत खुश नहीं हैं। तो इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आम जनता में जो उत्साह है उसका फायदा उनको सीधे मिलेगा। खामियाजा अगर इनके कार्यकर्ता खुश नहीं है तो क्या कारण है, और क्या खामियाजा इनको? अब जो भी उनको ये लग रहा होगा कि उनके आने से फिर उन लोग का राजनीतिक रूप से यहाँ पे दरवाजा बंद हो जाएगा, या बहुत प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं तो बहुत सम्मान नहीं दे पाएंगे जो इनके अंदर का वो, या वो जिन नेता के साथ रहे हैं उन नेता का एक बार ये जीत गए तो उन नेता का अब तो टिकट 5-10 साल तो अब सोचना नहीं है। तो जो भी कारण हो, लेकिन पार्टी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लोग उनके साथ हैं, लेकिन इधर उधर जाके वो निगेटिव बातें कर रहे हैं। तो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं छोटे मोटे, वो सभी पदाधिकारी में एक असंतुष्टि की भावना है, जिसका खामियाजा भाजपा प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आम जनता में जो उत्साह है उसका सीधा फायदा भी इनको मिलेगा। उत्साह है आम जनता में आनंद मिश्रा को। हाँ, उनके जो वोटर है ना, जो आम वोटर है, जो राजनीति से पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो एक उम्मीद की नज़र से आनंद मिश्रा को देख रहे हैं। और बक्सर की एक और बात बता दें कि अभी जो परिस्थिति बन रही है, मैंने बताया कि छठ बाद हो सकता है कि मेरी बात यह गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए। छठ बाद ये समझ में आएगा, हो सकता है कि आगे त्रिकोणीय लड़ाई की अभी रूपरेखा तय हो रही है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, पिछली बार 35,000 वोट बहुजन ने यहाँ पे लिया था। तो अभी जो MY समीकरण कांग्रेस का है, MY समीकरण में बहुत लोग संतुष्ट नहीं है।
वर्तमान प्रत्याशी से अगर सही में वो टूटते हैं और MOI का कुछ भी हिस्सा अगर बसपा में जाता है तो फिर त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे हाथी भी धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रही है। हाथी यहाँ गति बढ़ा रही है, पूरे देश में तो हाथी की गति धीमी बता रहे कर दीजिए। एक बार बक्सर के इतिहास में एक बार यहाँ पे बसपा यही हो चुका है। अच्छा जी, पिछली बार भी चुनाव में तीसरे नंबर पे बसपा रहा है। इस बार जो नाखुश है MOI समीकरण कांग्रेस से, अगर तो उनको भाजपा में जाएंगे नहीं, अगर वो बसपा को रुख करते हैं तो फिर यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई एकदम सीधा साधा एकदम सीधा वो दिख रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई, और त्रिकोणीय लड़ाई में बसपा को अभी कमजोर आप नहीं आंक सकते। और उन्होंने बैकवर्ड प्रत्याशी भी उतार दिया है, तो इससे कमजोर नहीं आका जाता है। ये सारे प्रत्याशी फॉरवर्ड हैं, चाहे जनसुराज के हों चाहे भाजपा के हों। तो इसका फिर फायदा उनको मिल रहा है क्योंकि जाति से हट के भी लोग हाथी की चर्चा शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उलटफेर की नजर से मैं इसको देखता हूँ। जाति नहीं बिहार, हाँ, इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये तीन प्रत्याशी चाहे जनसुराज के हुए, भाजपा के हुए या कांग्रेस के हुए, ये तो एक ही जाति के हैं। और ये कुशवाहा जी अलग है पूरा। अगर दलित और बैकवर्ड को छोड़ मिल गया तो ये निकाल भी सकते हैं। जी वही एक बार यही समीकरण बना था आज से लगभग 20 साल पहले, और यहीं पे हृदय नारायण सिंह यादव बसपा से विधायक हुए। अच्छा जी, और अभी का जो माहौल चल रहा है, जो लोग असंतुष्ट है। अब आने वाले दिनों में तेजस्वी जी की रैली होगी, कल अमित शाह जी आए थे, तेजस्वी जी की रैली होगी। अगर वो अपने वोटरों को एकत्रित कर ले रहे हैं तब तो आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन अभी जो माहौल है अगर वही रह गया तो बहुत सीधा फाइल देंगे। प्रशांत किशोर फैक्टर वहीं पे रहेंगे। जनसुराज को सम्मानजनक वोट वहीं पे मिलेगा जहाँ के लोकल उम्मीदवार जो मजबूत है, जनता के बीच में जिसकी अपनी साख हो, जो समाज में अपने आप को शक्तिशाली है, वैसे अगर प्रत्याशी हैं तो जनसुराज वहाँ पे प्रभावी होगा। यहाँ पे जनसुराज बहुत प्रभावी नहीं होगा। हाइप तो बहुत बटोर रहे हैं, प्रशांत किशोर के नाम की चर्चा बहुत चल रहा है। चर्चा है, लोग देंगे नहीं क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। आपने बोला सब प्रशांत अच्छे हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ, सब लोग कहेंगे अच्छा बात बोला था। लेकिन जब अंतिम में जब हरा झंडा भगवा झंडा का खेल चलेगा, जातियों का जब गोलबंदी शुरू होगी तो उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोग हल्के हो जाएंगे। लोग अब क्या लग रहा है प्रशांत किशोर की जाति की संख्या यहाँ कमतर है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं या किस आधार पर? प्रशांत किशोर की जाति की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जाति अपने समाज के बहुत बेहतर लोगों को अपना नेता नहीं मानती। ये मेरा अपना, तो ये प्रशांत किशोर को आप बेहतर मानते हैं? अगर जाति पार्टी से हटकर किसी से पूछिए तो प्रशांत जो बात हम लोग कहते हैं कि युवा होने के नाते आप प्रशांत को वोट मत दीजिए, प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिए, लेकिन उसकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को, चाहे वो राजद का प्रेमी, कांग्रेस का प्रेमी, भाजपा का प्रेमी हो, तो प्रशांत किशोर की बातों को काटेगा नहीं। जो अंधभक्त होंगे वही काटेंगे। जो आम एक नागरिक होने के नाते आप सुनिए तो प्रशांत की बात आपको अच्छे लगेगी। हम लोग कहते हैं कि प्रशांत की बातों को सुनिए और बिल्कुल, लेकिन सुनिए उसको सजोइए और उसको सवारिए मत, ना वोट कीजिए। लेकिन हम जानते हैं ना कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो फिर वो जाति के हिसाब से अपनी पार्टियों का। लेकिन भाजपा का जातीय आधार क्या है? लोग कहते हैं कि भाजपा का तो यहाँ कोई जातीय आधार ही नहीं है। सबका अपना जातीय आधार है। नहीं, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं जातीय आधार है भाजपा का? मान लीजिए राजद का जातीय आधार है MOI, भाजपा का क्या जातीय आधार है? फॉरवर्ड, व्यवसायी सबसे बड़े आधार हैं। अभी जो एनडीए का है वर्तमान बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए में आप देखिए कितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। फॉरवर्ड ब्राह्मण भूमिया राजपूत फॉरवर्ड, उसके बाद रामविलास चिराग पासवान के चलते पासवान, और ये नीतीश जी का वोट बैंक है जातीय, और नीतीश जी का अति पिछड़ा वोट बैंक है भाजपा के साथ। बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और भाजपा फिर से सरकार बना कोई नहीं, आप बोल दीजिए, हमारा नंबर दे दीजिए। आप किसका साथ दे रहे हैं? हम लोग साथ किसी का नहीं दे रहे, हम लोग अभी साइलेंट हैं और जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा मकसद है। छठ भी कर दीजिए। सब आ गए हैं, छठ के आ गए। छठ भी अभी सब लोग छठ में व्यस्त है, इसीलिए बहुत आदमी दिमाग, हम लोग जैसा आदमी अभी दिमाग नहीं लगा रहा है।
छठ बीतने दीजिए। जो माहौल होगा किसी गलत साथ बहेंगे राम जी ना किसी गलत आदमी को, किसी अपराधी तबके के व्यक्ति को, किसी दलाल तबके के व्यक्ति को रोकने के लिए हम लोग को किसी का सहारा, किसी उससे बेहतर को जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई गड़बड़, कोई नशेड़ी चुनाव न जीत जाए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। दलाल अपराधी ये सब मुन्ना तिवारी के लिए कह रहे हैं। अरे भाई उन्हीं की छवि ऐसी है बाहुबल वाली, उनकी छवि दलाल वाली है, ये तो आप कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग पूरा बक्सर कह रहे हैं। पूरे बिहार में है वो। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि हम विख्यात है बाहुबली है मोच वाले तिवारी। उनको कौन जानता है? बिहार आप जाइए, आरा में जाइए, किसी पूछिए, कोई जानता है इनको? मैं पूरे बिहार के तरफ कह रहा हूँ कि हम लोग आम युवाओं से भी आग्रह करेंगे कि अपने लोग जाति और पार्टी से हट के, माफिया धनबल से हट के आप मतदान कीजिए। अगर मान लीजिए कहीं दो जगह लड़ाई है, दो धुरी में, और एक धुरी से कोई भी पार्टी हो, अगर कोई माफिया टाइप का आदमी आया है तो दूसरे धुरी का आप सपोर्ट कीजिए, कम से कम इन माफियाओं को, इस कैरेक्टरहीनों को रोकने के लिए। अच्छा, कल बक्सर में गृह मंत्री जी आए थे और उसके बाद एक और बात जो बक्सर में बहुत प्रसिद्ध हुई और पूरे बिहार में फैली, प्रशांत किशोर ने बड़े आरोप लगाए गृह मंत्री जी पर। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों को खरीद लिया, डरा कर धमका कर घर में पैक कर दिया। हमारे प्रत्याशियों को जो उन्होंने नॉमिनेशन किया उनका नॉमिनेशन वापस लिया गया, करवा लिया अमित शाह जी ने दबाव बनाकर, और जो लोग नॉमिनेशन नहीं कर पाए उनको पकड़ के बंदी है। बंदी वाले तो सच्चाई क्या हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग इतने बड़े स्तर पे नहीं है, लेकिन फोटो के माध्यम से हम लोग बक्सर में भी एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, माननीय गृह मंत्री पटना किसी होटल में बैठे, तो यहाँ के भी कई लोगों का मैंने देखा जो बागी थे, वो अमित शाह जी के साथ उनका फोटो आ गया और वो लोग मैनेज हो गए। फिर यहीं के ब्रह्मपुर के एक प्रत्याशी थे जमसुराज के, वो जाके तिवारी जी जो एनडीए लोजपा से लड़े हैं, उल्लास पांडे जी बहुत बड़े कह सकते हैं कि बाहुबली है, शूट कर ले रहे हैं, उनके समर्थन में जमसुराज वाले बैठे हैं। तो हो सकता है कि दबाव में आ गए या अब तो इसके बारे में तो वो बोलेंगे, मैं झूठा आरोप तो किसी पे लगाऊंगा नहीं, लेकिन बैठ गए दबाव में, बैठ गए, यही काफ़ी है कि जो एलजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि दबंगों वाली है। तो कारण क्या है, लेकिन जमसुराज के जो प्रत्याशी थे वो बैठ गए, ये बड़ा मामला आ रहा है। और ऐसे 2-3 जगह पे जमसुराज के जो प्रत्याशी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो सच्चाई भी हो सकती है कि डरा धमका के भी बैठाया जा सकता है। तो प्रशांत जी की भी इसमें गलती है, वो बोले थे किसी बाहरी को हम लोग टिकट देंगे नहीं, और ये जो डॉक्टर सत्यप्रकाश ब्रह्मपुर से जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया वो 2 दिन पहले तक भाजपाई थे, 2 दिन पहले वो आते हैं और जमसुराजी हो जाते हैं। 13 मिनट हो गया, तो ये गड़बड़ किया पानी तो नहीं। अभी का क्या माहौल यहाँ का? अगर अभी छठ बाद माहौल बन बताया, छठ के बाद है अभी सभी लोग, ये छठ महापर्व है हम लोग के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए, और सब छठ महापर्व में लगे हुए हैं। इसलिए छठ के बाद राजनीतिक रूप से समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। छठ के बाद समीकरण एक लाइन में बता दिए कि बक्सर त्रिकोणीय लड़ाई की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी हाथी सीधा टक्कर देगी। अभी की जो स्थिति है, अभी तक की क्या स्थिति है? हाथी टक्कर नहीं दे रही है, तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। और बस्ता की नजर नहीं आ रहा, बस्ता यहाँ पे नहीं है, मैंने चौथे नंबर की पार्टी, चौथे नंबर पे रहेगी वो, चौथे नंबर पे। तो अभी तक का समीकरण बक्सर का ये है जो भैया ने बताया, ये पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं बक्सर में। अगर क्रांतिकारियों की लिस्ट निकाली जाए, उनकी तालिका बनाई जाए, तो हर एक क्रांतिकारी अभियान में ये सबसे प्रथम भूमिका में रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। आप इनके बारे में क्या समझते हैं और बक्सर के बारे में क्या समझते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रोनाउंस स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क पर देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।